नाज़रीन, न्यू मिडिल ईस्ट इमर्ज कर रहा है और ईरान ने अनाउंस किया है कि ये वो मिडिल ईस्ट होगा जिसमें किसी गैर मुल्की ताकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसकी इंटरवेंशन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका की जो हेजेमनी है उसको मिडिल ईस्ट में किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये वो मिडिल ईस्ट होगा जिसमें इजराइल की हेजेमनी नहीं होगी। ये ईरान से आज बात सामने आ रही है और उन्होंने कहा है कि वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं उस मुल्क की बेसिस को निशाना बनाने के लिए जो उसके ऊपर हमला करेगा। ईरान से क्या डेवलपमेंट्स है वो आपके सामने रखेंगे। इधर फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने नॉन स्टॉप मजीद हमले करते हुए मजीद इजरायली फौजियों को जानी नुकसान पहुंचाया है और यह बात कंफर्म हुई है कि इजरायली फौजी जंगी कैदी बने हैं। शदीद तरीन जिल्लत का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। इजरायली फौजी जंगी कैदी बने हैं। इतनी बड़ी ये जिल्लत है, इतनी बड़ी ये शिकस्त है और इजरायली फौज इस हद तक जो है वो हमास के हाथों एक्सपोज हो चुकी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो दुनिया में बड़ा एक मामला है वो नेशनल करेंसीज का है, डी डॉलराइजेशन का है। इस वक्त अमेरिका में मुकम्मल पैनिक है क्योंकि और फिर जो वेस्टर्न एलीट है उसका भी तो सारा सरमाया और उसकी सारी कंपनीज और उसका सारा ताकत और दौलत वो डॉलर के ऊपर खड़ी हुई है। तो पूरी जो वेस्टर्न एलीट है वो इस वक्त पैनिक के अंदर है। वही वेस्टर्न एलीट जिसमें डिफेंस कॉम्प्लेक्स शामिल है, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज शामिल हैं, ये वही वेस्टर्न एलीट जो दुनिया को चला रही है वो इस वक्त पैनिक के अंदर है क्योंकि दुनिया में इतना बड़ा वाकया शुरू हो चुका है, दुनिया में इतना बड़ा बदलाव आ चुका है कि ये सूरज को मगरिब से तलू होने वाली बात है। यानी डी डॉलराइजेशन अब हम होती देख रहे हैं। अब हम उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं कि आज जो वाकयात हो रहे हैं वो मुस्तकबिल में डी डॉलराइजेशन की वजह बनेंगे, बल्कि अब डी डॉलराइजेशन जब वो शुरू हो चुकी है और उसको प्यूटन ने अनाउंस किया और मिस्र के साथ मुआहदा हो गया और बहुत सारे मुल्क जो है वो तेजी के साथ अपनी करेंसीज में और ब्रिक्स के मालिक जब अपनी करेंसीज में और साउथ कोरिया और जापान जैसे ममालिक जिनके ऊपर टैरिफ लग गए हैं अब वो सोच रहे हैं कि उनकी इकोनॉमीज कैसे सर्वाइव करेंगी। तो ये एक और सबसे बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाइना का दौरा कर रहे हैं। ये सूरज मगरिब से तलू हो रहा है, ठीक है ना। और एक वर्ल्ड ऑर्डर जिसके बारे में शायद इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी और गजा की जाहिर है कि जाहिरियत ने उसको कैटलिस्ट का काम किया और वो जो ऑर्डर है वो गिर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका का करीबी तरीन नेता ऑस्ट्रेलिया, वो चाइना का विजिट कर रहे हैं। तो दुनिया जो है उस वक्त चाइना की तरफ देख रही है, चाइना के साथ अटैच हो रही है और अमेरिका जो है वो तेजी के साथ आइसोलेट हो रहा है। और अमेरिकी सिस्टम में पहली बार नाज़रीन एक बात हो रही है वो ये है, यानी अमेरिका के हवाले से कि बात किससे करनी है। ये अमेरिका के हवाले से आज से पहले ऐसी कोई बात हुई नहीं। यानी अब आप देखें कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो आसियान का दौरा करके गए हैं, एक भी ब्रेक थ्रू वहां पर नहीं हुआ है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कितना बड़ा ओहदा होता है अमेरिका का। आज के इस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसी भी मुल्क का दौरा करने जा रहा है या किसी के साथ भी फोन पर कॉल पर बात हुई है तो वो मुल्क ये उसको गारंटी नहीं है कि मेरी अमेरिका से बात हो गई है। मेरे नजदीक, और वहां जाहिर है अमेरिका में बड़े एनालिस्ट ये बात कर रहे हैं, ये अमेरिका के लिए तारीख का सबसे बड़ा चैलेंज है। ये सबसे बड़ा एक मामला है जो अमेरिका ने इससे पहले विटनेस नहीं किया कि अमेरिका जैसे मुल्क में आपको पता ही नहीं है कि बात किससे करनी है। आप ये नहीं कह सकते कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मेरी बात हो गई है तो अमेरिका से मेरी बात हो गई है। अच्छा, तो एक ही पर्सन है दैट इज रनिंग द शो एंड दैट इज ट्रंप। तो क्या आप ट्रंप के ऊपर एतबार करेंगे? यानी क्या आप ये कह सकते हैं कि जो ट्रंप के साथ मेरी बात हुई है वो बात मेरी हो गई है? क्या आप ये कह सकते हैं आज के इस वक्त टाइम में? इस वक्त नेटो और यूरोप और यूक्रेन पिछले 24 घंटों 48 घंटों में ट्रंप ने 3 ऐसे मुख्तलिफ बयान दिए हैं कि खुद जर्मनी जो कह रहा था कि पैट्रियट मिसाइल भेजेंगे, नॉर्वे और जर्मनी ने कहा कि हम अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल खरीद कर यूक्रेन को देंगे। अच्छा, वो ट्रंप ने सुबह और बात की है, शाम और की है, अभी कुछ देर पहले उनकी और बात सामने आई है। मतलब कोई चीज तय नहीं है यहां पर। पहले ट्रंप ने कहा कि हम असला भेज रहे हैं, अच्छा बाद में उसने कहा कि नहीं हम तो कोई असला नहीं भेज रहे हैं बल्कि ये हमसे खरीद कर अगर देना चाहते तो हमें कोई मसला नहीं है। फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि ये पेंटागन ने जो असला रुका है यूक्रेन का मुझे तो पता ही नहीं है। आप बिलीव कर सकते हैं, यानी पेंटागन ने यूक्रेन का असला रोका और मुझे पता ही नहीं है कि उन्होंने रोक लिया, उन्होंने मुझे तो नहीं बताया गया। तो ये है ट्रंप की इस वक्त सूरत हाल। यानी जो निचले ओहदेदार हैं जो कि मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की हम बात कर रहे हैं, अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही होता है ना। आपने देखा एंटनी ब्लिंकन जिस तरह अमेरिकी सदर तो हर जगह पर जाकर दौरा नहीं करता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही होता है। तो क्या आपकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात हो गई है तो उसको तय समझेंगे? उसकी कोई गारंटी है? ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा क्योस और यही अमेरिकन एम्पायर का जो है सबसे बड़ा डिक्लाइन है। और उधर आप देखिए कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान, इनका जो अलायंस है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पिलर साबित हो रहा है। यानी बाकी सारा जो स्ट्रक्चर है वो इनके अलायंस के ऊपर खड़ा हुआ है। अब नॉर्थ कोरिया उसमें जो किरदार अदा कर रहा है वो इतना गैर मामूली है क्योंकि चाइना भी जरा देखभाल कर उनके मामला, रशिया भी एक जंग में है, फिर दूसरे मामला प्यूटन से बात करनी है। अच्छा, ईरान एक कम्प्लेक्स तरीन रीजन में है उनके अपने, लेकिन जो नॉर्थ कोरिया है फिर वो नॉर्थ कोरिया ही है, बस नॉर्थ कोरिया जैसा दूसरा कोई मुल्क नहीं है। नॉर्थ कोरिया जिस तरह से उन्होंने अभी रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आसियान से होकर वहां पहुंचे हैं, कल वो वहां पर लैंड हुए और आज जो ताजा तरीन खबरें वहां से सामने आ रही हैं, उन्होंने नॉर्थ कोरिया ने अनकंडीशनल सपोर्ट का ऐलान कर दिया है
कि इंपीरियलिज्म के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, साम्राज्य के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, उसमें हम अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे और मिलिट्री सपोर्ट देंगे। ठीक है, ये उन्होंने रशिया के लिए कहा कि अनवेवरिंग सपोर्ट, और ईरान के लिए और बाकी थादियों के लिए, यानी इंपीरियलिज्म से लड़ने के लिए हमारी अनकंडीशनल और अनवेवरिंग सपोर्ट, ये नॉर्थ कोरिया ने अनाउंस कर दिया। और उधर ताइवान में क्या हो रहा है, ताइवान में चीन भरपूर तैयारी कर रहा है। अब वहां पर उन्होंने वो टैंक्स भी तैयार कर लिए हैं जो दुनिया ने इससे पहले नहीं देखे, जो पानी में से तैरते हुए साल तक पहुंच जाएंगे। कभी आपने टैंक्स तैरते हुए देखे हैं? तो चाइना ने वो तैयार कर लिए, चाइना ने वो मशीनरी तैयार की है। एक तो ये होता है ना कि आप बहरी जहाज के ऊपर टैंकों को जो है ना कैरी करके लेकर जाते, नहीं, एक एक अलग अलग टैंक, उसके लिए अलग अलग कैरियर बनाया गया है। यानी सिंगल टैंक जो है उसके लिए सिंगल अलग से कैरियर है, और वो जनाब वहां से फ्लोट करता हुआ, तैरता हुआ जो है वो समंदर को क्रॉस कर रहा है, पानी क्रॉस कर रहा है। तो वो सारी मशीनरी इस हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं कैसे ताइवान का मुहासरा करना है। अब उन्होंने वो टैंक्स जो तैरते हुए वहां पर जाकर उनके साइलों तक पहुंचेंगे, तो वहां पर यह तैयारी हो रही है। और किसी को कोई पता नहीं है कि चाइना क्या करेगा ताइवान के ऊपर, वो कब हमला करेगा, करेगा नहीं करेगा, उसकी एक्चुअल स्ट्रेटजी क्या है, उसके बारे में सिर्फ तज्जिए ही हैं। एक्चुअली किसी को कोई पता नहीं है कि चाइना, हो सकता है कल वो हमला ताइवान के ऊपर कर दे, कल वो ताइवान के मुहासरे का अनाउंस कर दे, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, मतलब वो ऐसे भी इतनी जल्दी भी कर सकते हैं, और अगले 5 साल तक कुछ वहां पर हो ही ना। लेकिन मैं बता दूं कि वो मसला बहुत जल्द वहां पर गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि अमेरिका जो है वो चीन को प्रवोक करता चला जा रहा है। अभी उसने नए टैंक्स जो है वो ताइवान को भिजवा दिए हैं, पहली बार वो जदीद तरीन टैंक्स ताइवान को मिले हैं। तो जिस तरह से अमेरिका पर वो कर रहा है और जिस तरह से चाइना अपनी मशीनरी बना रहा है, बहुत जल्द वहां पर भी कोई नया महाज जब वो खुलने जा रहा है, बकायदा हॉट वॉर जब वहां पर शुरू हो सकती है। अच्छा, सबसे बड़ी लड़ाई कहां पर छिड़ी है? सबसे बड़ी लड़ाई अमेरिका में छिड़ी है, जिसके बरह रास्त असरात जो है वो सारी दुनिया के ऊपर है, फलस्तीन के ऊपर है, ईरान के ऊपर है, सबके ऊपर है। हर एम्पायर में आखिरी वक्त में हम देखते हैं कि अंदरूनी क्योस, अंदरूनी लड़ाइयां, इख्तलाफात, डिवीजन्स, ये सारी हम चीजें देखते हैं। और इस वक्त सबसे बड़ी नजरें दुनिया की लगी हैं कि अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो कुछ हो रहा है जाहिर है कि वो सबके ऊपर जब असरअंदाज होगा। अब नाज़रीन, वहां अमेरिका में जो एक बड़ी तब्दीली आ रही है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो इजरायली लॉबी है वो अपनी ताकत के हवाले से, अपने इन्फ्लुएंस के हवाले से कमजोर तरीन पोजीशन के ऊपर जाकर पहुंची है। और अमेरिका में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखी जा रही है, बहुत बड़ी पब्लिक ओपिनियन का शिफ्ट देखा जा रहा है। और जो जेफरी एप्स्टीन का मामला है वो इस वक्त दरमियान में लटक गया है, और उसके बराह रास्त ताल्लुक निकल रहा है इसराइल के साथ। यानी एक तो गजा की जारियत है जिसकी वजह से वहां पर पब्लिक ओपिनियन में तब्दीली आई है, और उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया इसराइल के मामलात को। लेकिन जो जेफरी एप्स्टीन का मामला है, जो अमेरिकन के लिए बहुत ही सेंसिटिव मामला है, उसका जो कड़ियां मिल रही हैं वो भी इसराइल के साथ मिल रही हैं। और टक्कर कार्लसन ने अनाउंस कर दिया है कि जेफरी एप्स्टीन जो है वो तो इसराइल का एजेंट था। ये टक्कर कार्लसन ने जब वो अनाउंस कर दिया है, ये बहुत बड़ा यानी कि वाकया है। और जेफरी एप्स्टीन के बारे में देखिए, उसकी फाइल जो है वो रिलीज नहीं की गई, उससे मजीद शकों को शुबात बढ़े हैं कि इसकी फाइल क्यों नहीं रिलीज की जा रही। अब उनको पता चला है कि इसमें तो इसराइल के साथ मामलात लिंक है, ये कुछ सिर्फ एक जिनसी स्कैंडल नहीं है, इसके साथ तो पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है, पूरा अमेरिका का सिस्टम जुड़ा हुआ है, और इसमें बहुत सारी इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज जुड़ी हुई हैं। और सबसे बढ़कर इसके साथ जब इसराइल जुड़ा हुआ है इस मामले के साथ। और जेफरी एप्स्टीन जो है वो मोसाद के लिए काम कर रहा था, और वो क्या कर रहा था, जो अमेरिकन पॉलिटिशियंस हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो उनके करता धरता हैं, ठीक है ना, उनको कैसे इन्फ्लुएंस करना है, उनको कैसे ब्लैकमेल करना है, और उनसे फिर अपनी मर्जी के फैसले करवाने हैं, ये दरअसल वहां पर किया जा रहा था। वो सिर्फ कोई जिनसी स्कैंडल नहीं है, यानी ऑलरेडी एक पब्लिक ओपिनियन का शिफ्ट, उसमें जेफरी एप्स्टीन का ताल्लुक निकल आया है मोसाद के साथ और इसराइल के साथ। ठीक है, अब मिसाल, एक छोटी सी मिसाल लीजिए कि ये कितना बड़ा मामला है, कितना बड़ा ये मामला है, कोई छोटा मोटा ये मामला नहीं है। बिल क्लिंटन बड़ा क्लोज रहा जेफरी एप्स्टीन के, और उसका एक स्कैंडल एक खातून के साथ आया जो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी थी, उसके साथ स्कैंडल आया जिसकी वजह से बिल क्लिंटन को जाना पड़ा। तो उस खातून के बारे में कहा जाता है कि वो भी मोसाद के साथ लिंक थी, और इस स्कैंडल से तवज्जो हटाने के लिए ये बात ऑन रिकॉर्ड है हिस्ट्री में कि बिल क्लिंटन ने इराक के ऊपर बॉम्बिंग की थी 90s के अंदर। और स्कॉट रिटर, जिनके तजिए भी हम आपके सामने रखते रहते हैं, वो इस वक्त असलिया के इंस्पेक्टर थे इराक में, और ये जो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है ये वो उसके ऊपर वो सारा कर रहे थे, और सद्दाम हुसैन अलाउ कर रहा था कि आकर देख लें हमारे यहां कौन से वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है। तो बिल क्लिंटन ने उस स्कैंडल से तवज्जो हटाने के लिए इराक के ऊपर बॉम्बिंग कर दी, ठीक है, और वो बिला जवाज थी और इलिजिटिमेट थी, लेकिन उस स्कैंडल के लिए, और पीछे खातून कौन, जेफरी एप्स्टीन कौन, मोसाद, इराक के ऊपर बॉम्बिंग कर दी। वो उसने रास्ता खोला जो 2003 की आगे जंग हुई, जो अमेरिका ने हमला किया, पीछे ये वाला सारा मामला था, बियानिया और बॉम्बिंग, और उसने रास्ता खोला 2003 की जंग, हजारों अमेरिकी फौजी उसके अंदर मारे गए।
एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ। तो ये इस सारे मामले का सिर्फ एक पहलू है, यानी आप कड़ी से कड़ी मिलाते चले जाएं तो ये इतना बड़ा पेंडोरा बॉक्स है कि इसमें कोई बचा ही नहीं है। उनके तमाम इन्फ्लुएंशियल लोग और पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स, और उसमें फिर जंगें, इतनी बड़ी बड़ी जंगें, उसके पीछे भी ये हाथ। तो वो जेफरी एप्स्टीन की फाइलें रुकी हैं और टकर कार्लसन द मोस्ट पावरफुल वॉइस इन अमेरिका, उन्होंने कह दिया कि इसके पीछे मोसाद थी खुलकर। यानी ये बहुत बड़ा वाकया है। और ये बात उन्होंने की कहां पर है? एक समिट हुआ है अमेरिका में जिसका नाम ही ये है टर्निंग पॉइंट ऑफ यूएस स्टूडेंट समिट। टर्निंग पॉइंट ऑफ यूएस स्टूडेंट समिट। उस समिट के अंदर जाकर टकर कार्लसन ने पब्लिक के सामने ये कह दिया है कि जेफरी एप्स्टीन का ताल्लुक जब इजराइल और मोसाद के साथ था। तो उसके बाद एक हीटेड डिबेट अमेरिका में और ज्यादा यानी कि शुरू हो गई है कि अच्छा इजराइल ऐसे हमें कंट्रोल कर रहा है, अच्छा इजराइल हमें जंगों में ऐसे ड्रैग करता है, अच्छा इसके जो लोग हैं वो ऐसे हमारे पॉलिटिशियंस को आकर जो वो कंट्रोल करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। तो ये मामला जो है बहुत ज्यादा आगे चला गया है। फिर आलमी सतह पर आप देखिए कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, कोई भी अमेरिकन ऑफिशियल है, स्टीव विटकॉफ को ले लें। स्टीव विटकॉफ एक वक्त में प्यूटन के साथ जाकर बात कर रहा है, एक वक्त में यहां मिडिल ईस्ट में आकर बात कर रहा है। तो प्यूटन बात कर रहे हैं भाई अमेरिका से हमारी बात हो रही है, मिडिल ईस्ट के लोग हैं, कतरीज हैं, इजिप्शियंस हैं, सऊदीज हैं, स्टीव विटकॉफ के साथ बात कर रहे हैं। अच्छा जी वो कह रहा है सीजफायर कर रहे हैं। अच्छा जी उन्हीं के कहने के ऊपर हमास ने अलेक्जेंडर को रिहा किया। वो स्टीव विटकॉफ के कहने के ऊपर तो नहीं किया, कतरी या इजिप्शियन या किसी और मिडिल ईस्ट के मुल्क के कहने के ऊपर किया। मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों में से किसी एक मुल्क के कहने के ऊपर किया। इनको किसने गारंटी दी? स्टीव विटकॉफ ने। वो किधर है गारंटी? मैंने आपको बताया दुनिया के कमजोर तरीन मुल्क भी ऐसे नहीं चलते हैं जैसे ये ट्रम्प निजामिया दुनिया को चला रही है। यह चीजें चलती हैं जुबान के ऊपर कि यार ये बंदा है, ये इतना बड़ा उहदेदार है, ये अमेरिका का नुमाइंदा बनकर आया है, एलसी बनकर आया है, स्पेशल उनका एनवॉय बनकर आया है और ये हमें ये बात कह रहा है तो ये बात ऐसे ही होगी। ऐसे दुनिया चलती है। लेकिन जब पता चले कि नहीं ये बात ऐसे है ही नहीं और उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, तो फिर दुनिया चलेगी इस तरह से। फिर प्यूटन और शी जिनपिंग मिलेंगे उस बंदे से आकर। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। यानी अमेरिका के अंदर मैंने आपके सामने रखा है कितनी तरफा क्योस है। इकोनॉमी का अलग है, बाकी अलग है, और उसमें जेफरी एप्स्टीन जैसा मामला और इजरायली लॉबी वो एक अलग मामला है, और उसमें अब ये वाला अलग क्राइसिस है अमेरिकन एम्पायर का कि बात किसे करनी है और उसकी क्रेडिबिलिटी किसकी है, गारंटी क्या है, इसमें क्या ऐसी चीज होगी कि लिख के दे दिया जाए, बोल दिया जाए, किस बंदे से बात कर ली जाए तो हम कहेंगे अमेरिका से बात हो गई है। ये सबसे बड़ा अमेरिका का, और कोई भी एम्पायर ऐसे चल, कोई एक छोटा सा मुल्क ऐसे नहीं चल सकता है, एक बड़ी एम्पायर इस तरह की तरह चल सकती है। और इजराइल के लिए सबसे बड़ा मसला क्या है? इजराइल जो है वो इस वक्त कमजोर पड़ चुका है। ठीक है, इजराइल इस वक्त कमजोर पड़ चुका है और वो हैवीली डिपेंडेंट हो गया है अमेरिका के ऊपर। यूरोप को तो वो गालियां निकाल रहे हैं और सारा डिपेंड हो गया है वो अमेरिका के ऊपर। और अमेरिका की सूरत हाल ये जहां पर इजरायली लॉबी कमजोर तरीन पोजीशन के ऊपर चली गई है, बाकी क्यों उनका अलग से है, ट्रम्प निजामिया के ऊपर प्रेशर अलग से है, तो इजराइल जो है वो मुकम्मल डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर। तो ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरे का साइन है। ये उनकी ताकत नहीं है, मैं आपको बता दूं। अगर ईरान मुकम्मल डिपेंडेंट हो जाए चाइना रशिया के साथ, ये उनकी ताकत नहीं होगी, ये उनकी कमजोरी होगी। तो ये इजराइल की ताकत नहीं है कि वो मुकम्मल डिपेंडेंट आज हो चुका है, कमजोर हो चुका है, सिर्फ डिपेंड कर रहा है अमेरिका के ऊपर। ये उनकी ताकत नहीं है, ये उनकी कमजोरी है। किसी भी वक्त वो अपना सपोर्ट जब नीचे से निकाल लेंगे। फिर नाज़रीन, जो तिजारती जंग है, जो नेशनल करेंसी, जो डी-डॉलराइजेशन है, ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट दुनिया में है। मैं पीपी एस्कोबार की एक हेडलाइन में आपके सामने रखता हूं, और दुनिया में जंगें होने जा रही हैं। ये जो करेंसी वाला मामला है, ये इसमें इसकी वजह से जो जंगें होने जा रही हैं, क्योंकि देखें अमेरिका का कर्जा प्रिंट करके वो दे सकते हैं ना, जब दुनिया की करेंसी डॉलर ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे, और वेस्टर्न एलीट और मल्टीनेशनल कंपनीज, तो ये जंगें होने जा रही हैं। डी-डॉलराइजेशन का आगाज हो चुका है और अमेरिका बहुत सारे मुल्कों के ऊपर जंगें छेड़ने जा रहा है, रिजीम चेंजेस करने जा रहा है, और ब्रिक्स के जो ममालिक हैं वो निशाने पर होंगे। फॉर द एलीट्स रनिंग द एम्पायर ऑफ क्योस, अमेरिका को वो एम्पायर ऑफ क्योस कह रहे हैं, एंड द सर्कस रिंग मास्टर, ब्रिक्स हैज क्रॉस द अल्टीमेट रेड लाइन। आखिरी रेड लाइन क्या थी? डी-डॉलराइजेशन। ब्रिक्स ने वो रेड लाइन क्रॉस कर दी है। फ्रॉम द पेरिफेरल रेलेवेंस टू द हार्ट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस, अब बिल्कुल वो सेंट्रल स्टेज के ऊपर ब्रिक्स आ चुकी है। दैट्स व्हाई दे आर पैनिकिंग टैरिफ टेम्पर टेंट्रम स्टाइल। वेस्टर्न एलीट जो है और अमेरिका जो है वो इस वक्त पैनिक कर रहा है। ये जो डी-डॉलराइजेशन का प्रोसेस बकायदा शुरू हो चुका है। इजिप्ट जैसा मुल्क जो अमेरिका के ऊपर मुकम्मल डिपेंड करता है और वहां का सदर भी अमेरिका की मर्जी से आया है, वो चाइना के साथ एग्रीमेंट कर रहा है कि हम युआन के अंदर जब ट्रेड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहां से जंगी तैयारी लेंगे, असला लेंगे। ठीक है, तो ये एक। इसी दरमियान नेतन्याहू वाशिंगटन से वापस पहुंच चुका है, लेकिन सीज़फायर का अनाउंस अभी तक नहीं हुआ है, और वाशिंगटन में क्या फैसले हुए हैं अभी कोई नहीं जानता। बस एक क्योस है और अनसर्टेनिटी है। इधर क्या है कि गजा में हमले जारी हैं और फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने कुछ देर पहले मजीद हमले करके इनके मजीद जानी नुकसान किया है। अस्वेयर सिक्योरिटी इंसिडेंट इन खान यूनिस, सदरन गाजा स्ट्रिप, इजरायली मीडिया। मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स इवैक्यूएटेड वुंडेड सोल्जर्स। तो ये मजीद हलाकतें हो गई और खबर ये कंफर्म हो गई है कि एक इजरायली फौजी को हमास ने जंगी कैदी बनाया,
लेकिन फिर उसको साथ कैरी नहीं कर सके और उसको फिर एग्जीक्यूट कर दिया, उसका असला ले लिया, उसको जंगी कैदी बनाया, उसको जिंदा पकड़ लिया। कि बहुत बड़ी जिल्लत है वो इनकी हुई और वीडियो बकायदा फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने जब जारी कर दी है। यानी इस पॉइंट ऑफ टाइम में इससे बड़ी कोई जिल्लत हो नहीं सकती कि इजरायली फौजी जंगी कैदी बन रहे हैं हमास के, और उसका असला जो वो कब्जे के अंदर ले लिया गया। दूसरी बात यह है कि ईरान के ऊपर जो हमला हुआ उसके बारे में अभी तक कोई पेंटागन, अमेरिका, ट्रंप कंफर्मेशन नहीं कर सका। वो तो कहते हैं हमने तबाह कर दिया, लेकिन वो तबाही नहीं हुई। आज वॉर स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आ गई है, यूएस स्ट्राइक फेल्स टू डिस्ट्रॉय ऑल ऑफ ईरान यूरेनियम स्टॉक पाइल। फेल हो गया अमेरिका, ये वॉर स्ट्रीट जर्नल ने आज रिपोर्ट छाप दी है। और उन्होंने कहा कि ट्रंप लीन्स टुवर्ड डिप्लोमेसी, अमेरिका जो है वो ईरान की ताकत देखकर उसमें यही सबसे बड़ा डिबेट है कि हमें डिप्लोमेसी की तरफ जाना चाहिए। वाइल नेतन्याहू जो है वो एक और ईरान पर हमला करने के लिए लॉबिंग कर रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है। लेकिन ईरान की यूरेनियम डिस्ट्रॉय करने में अमेरिका पूरी तरह से फेल हुआ है। और ईरान ने आज अनाउंस किया, सुप्रीम लीडर के जो करीबी तरीन एडवाइजर हैं अली लरीजानी, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि नया मिडिल ईस्ट इमर्ज कर रहा है और उसमें अमेरिका की हेजेमनी, इजराइल की हेजेमनी वो नहीं होगी। ईरान इन्विजन्स आर रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट मिडिल ईस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू मिडिल ईस्ट, देखें नेतन्याहू भी तो बार बार न्यू मिडिल ईस्ट की बात कर रहा है, तो वो उसका मिडिल ईस्ट कौन सा है जिसकी सरहदें दजला फरात तक जाएंगी या फिर कम से कम गुलान हाइट्स तक जाएंगी, और जिसमें गजा और वेस्ट बैंक नहीं होगा, जिसमें शायद सिनाई भी शामिल होगा। ये उसका ये उसका न्यू मिडिल ईस्ट है, जिसमें ईरान जो है वो लीबिया होगा, ठीक है ना, ये उसका न्यू मिडिल ईस्ट है। और ईरान किस मिडिल ईस्ट की बात कर रहा है जिसमें इजराइल और अमेरिका की हेजमनी का इख्तिताम होगा। और ये ईरान इसलिए न्यू मिडिल ईस्ट की बात कर रहा है क्योंकि अब जंग मुसल्लत हो गई है, इसलिए वो अब तैयारी कर रहे हैं कि इसी तरीके से ही इजराइल से निपटा जा सकता है। ईरान सेज द न्यू मिडिल ईस्ट विल रेजिस्ट फॉरेन कंट्रोल, गैर मुल्की यानी अमेरिकी जो कंट्रोल है उसको रेजिस्ट किया जाएगा। इमर्जिंग मिडिल ईस्ट विल नो लॉन्गर फॉलो द डिक्टेट्स ऑफ फॉरेन पावर्स बट रादर एम्बॉडी ऑफ द स्पिरिट ऑफ द रेजिस्टेंस। सवाल यह है कि क्या गल्फ रियासत भी इसके लिए तैयार है, लेकिन ईरान ने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दिया कि नया मिडिल ईस्ट उसमें अमेरिकी कब्जा नहीं और किसी फॉरेन डिक्टेशन को नहीं माना जाएगा। न्यू मिडिल ईस्ट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल डिक्टेट्स, दिस इज समथिंग गेम चेंजर। नो ट्रस्ट इन वाशिंगटन, अली लरजानी ने कहा है ये जो इन्होंने हमला किया है उसके बाद पहले भी सारे ट्रस्ट तो नहीं था, लेकिन अब वो बिल्कुल ट्रस्ट जो है वो खत्म हो गया है, डीप डिसट्रस्ट पैदा हो गया है। आफ्टर द वॉर इम्पोज्ड ऑन अस वी नो लॉन्गर ट्रस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स, खासकर ये जंग मुसल्लत हुई इसके बाद अमेरिका के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है। और ही क्रिटिसाइज्ड द अमेरिकन अप्रोच अंडर ट्रंप। और उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक और की कि ट्रंप की जो अप्रोच थी वो ये थी कि आइदर सरेंडर करो और फेस द वॉर, लेकिन जब हमने वॉर को फिर लड़ा और कहा कि सरेंडर नहीं करेंगे तो फिर अब इनको समझ आई है द मॉडल हैज फेल्ड मिजरेबली। ये सारा मॉडल जो है वो ट्रंप का और अमेरिका का वो फेल हो गया है। और फिर उन्होंने कहा कि यूएन एंड सिक्योरिटी काउंसिल एंड अदर जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो इररेलेवेंट हो चुके हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस accusing them of losing credibility through their alignment with the US and Israeli occupation, stage of mockery and failure to impartiality। ये बस मॉकरी और एक डिबेटिंग क्लब बन चुके हैं। आलमी इंस्टीट्यूशंस अपनी अहमियत जो वो खो चुके हैं। कितनी बड़ी बात है कि आलमी इंस्टीट्यूशन बिल्कुल फारिग हो गए हैं, किसी की अब कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, किसी बात की कोई अहमियत नहीं है। और आखिरी हेडलाइन आप देखिए, नॉर्थ कोरिया वॉज अनकंडीशनल सपोर्ट फॉर रशिया एंड डीपन्स मिलिट्री टास्क। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। रशिया और नॉर्थ कोरिया के सेकंड राउंड हुआ है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस का, जिसमें नॉर्थ कोरिया ने अनाउंस किया है अनकंडीशनल सपोर्ट होगी और मिलिट्री सपोर्ट होगी। अनकंडीशनल एंड अनवेवरिंग सपोर्ट फॉर रशिया एंड सेकंड राउंड ऑफ स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो है वो हो रहा है। और अभी आप देखिए जो सर्जेई शोगो हैं वो एक वीक में उन्होंने 2 मरतबा दौरा किया नॉर्थ कोरिया का जब ईरान की जंग हो रही थी। और अभी आप देखें रशिया के फॉरेन मिनिस्टर वहां पर पहुंचे और सेकंड राउंड हो रहा है, इसमें नॉर्थ कोरिया ने अनाउंस किया है और अपोजिंग द हेजेमोनिक इंट्रीग ऑफ द इंपीरियलिस्ट, साम्राज्य से निपटा जाएगा और अनकंडीशनल सपोर्ट हमारी इसके लिए। तो ईरान के लिए भी सपोर्ट है, चाइना के लिए भी, इंपीरियलिज्म से बुनियादी तौर पर लड़ना है। मिलिट्री ब्रदरहुड का नाम उन्होंने दिया इस रिलेशनशिप को, मिलिट्री ब्रदरहुड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिलिट्री डिप्लोमेटिक बात नहीं हो रही, मिलिट्री ब्रदरहुड, मतलब मिलिट्री में हम बिल्कुल भाई भाई, इस हद तक हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो मिलिट्री तो आखिरी चीज होती है ना, पहले तो डिप्लोमेसी होती है, उसके बाद मिलिट्री सतह के ऊपर ये मामला जाते हैं। तो मिलिट्री ब्रदरहुड का नॉर्थ कोरिया ने अनाउंस कर दिया। ये जनाब इस वक्त के बड़े वाकयात हैं और उसमें सबसे बड़ी जंग अमेरिका में चली है, वो बहुत सारी चीजों के ऊपर और तमाम चीजों के ऊपर बल्कि असरअंदाज होगी, लेकिन एक क्योस है और अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। और अभी तक गजा का जो सीज फायर है उसकी अनाउंसमेंट नहीं हो सकी। देखते हैं कि अगले 24-48 घंटों में वाकयात किस तरफ जाते हैं। और ट्रेड वॉर और यूक्रेन की जंग बेकाबू हो रही है और ताइवान का मसला और ट्रेड वॉर की सूरत में हर मुल्क का मसला और यूरोप ने क्या करना है, बहरहाल उन्होंने सोचना है। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज रोगा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।